Hello students, so now we are going to learn the last chapter, that is our environment. Very simple and easy chapter. Maximum आप इसमें से expect कर सकते हो 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, एक 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर MCQ एंड assertion reasons. तो इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते नहीं है. 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर जो एक स्लो लर्नर, हाई अचीवर, किसी भी कैटेगरी के बच्चे इजीली याद कर सकते हैं. तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 2 मेजर पार्ट्स बेसिकली. फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ दीज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. देन आप उसके बाद फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ोगे. ये जो फूड चेन है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, जिसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल इज़ डीलिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ जो हम ह्यूमंस करते हैं एंड हाउ दीज एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द एनवायरनमेंट. ओके, जिसमें हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन द गार्बेज, हाउ डू वी मैनेज द गार्बेज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग. अबाउट दिस ऑल्सो वी विल स्टडी. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल इन द चैप्टर दैट यू हैव टू फोकस. उसमें से जो ओजोन लेयर वाला है, बहुत बार, हर बार ऑलमोस्ट आई हैव सीन 1 क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. तो ये ओजोन लेयर में से आता है. एंड एनर्जी ट्रांसफर, बायोमैग्निफिकेशन से यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 2-3 मार्क क्वेश्चन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली MCQs में आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे विच डील्स अबाउट इकोसिस्टम. अभी ये जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता क्या है? एज यू कैन सी हियर, ऑल ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो एनवायरनमेंट में वी हैव प्लांट्स, वी हैव एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लस ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ दीज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनको हम जो है दीज दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक component. This is the biotic component of the ecosystem. Then we have abiotic component of the ecosystem. Abiotic component is basically the non-living part of the ecosystem and biotic is the living part. This is the non-living part. Non-living part के अंदर हमारे आते हैं air, water, soil, temperature, all these things come under the abiotic component, while biotic components के अंदर हमारे flora, fauna, microorganisms, decomposers, all these are part of biotic components. Now in the case of ecosystem, हमारी biotic component and abiotic component, these two components are interacting with each other. They interact and together they exist in the इकोसिस्टम, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो दैट इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट गिव्स राइज टू इकोसिस्टम. सो दे इंटरैक्ट टुगेदर. यू नो दैट विदाउट द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट एंड विदाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. दे विल रिमेन एज इट इज, सेम ही रहेंगे. So to maintain the balance in the nature, they have to interact with each other. Okay, so that is about the ecosystem, and the 2 major components of the ecosystem are biotic and abiotic components. Now we have different types of ecosystems. Okay, so basically जो मेरा ecosystem होता है वो 2 parts में divide होता है. पहला है natural ecosystem, then we have is artificial ecosystem. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है आपका गार्डन्स. जो आप गार्डनिंग करते हो आप आर्टिफिशियली बनाते हो, वहाँ पे आप खुद से प्लांट्स ग्रो करते हो. समटाइम्स यू पुट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, बर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर्टिफिशियली यू कैन पुट देयर. सो दैट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. देन वी हैव क्रॉप फील्ड्स. जो क्रॉप फील्ड्स होती है जिसमें फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. देन हमारा एक्वेरियम हो गया. एक्वेरियम भी क्या है? दैट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम में वी नो दैट वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. एक टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा होता है एक्वाटिक. नेचुरल इकोसिस्टम इज टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होता है. देन वी हैव एक्वाटिक जो
पानी में होता है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी आप देखोगे माउंटेन रीजन्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, देन ट्रॉपिक में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में आपका जो ओशन हो गया, सी हो गया, जो भी सॉल्टी लैंड होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वो सारा का सारा मरीन इकोसिस्टम के अंदर आता है। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आते हैं पॉन्ड्स हो गए, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, देन हमारे पास जो रिवर्स हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर में आते हैं। अब ये जितने डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं ये सारे सिमिलर नहीं हैं, they have different abiotic factors। जैसे कि in the case of marine ecosystem they have excess amount of salt ज़्यादा रहता है। now as salt is more, उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ की biotic components है वो differ करेंगे from the fresh water। you might have eaten the fish of an marine ecosystem, बहुत salty होती है। on the other hand the fish of the fresh water ecosystem, यहाँ पे salt content less है, तो जो fishes होंगी, जो organisms होंगे वो कैसे होंगे, they will be different than that of the marine ecosystem। माउंटेन में जो एनिमल्स मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ट्रॉपिक के एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी एनिमल्स ऑफ द अदर इकोसिस्टम। तो ये सारे एनिमल्स डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्लाइमेट, और यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। सो आई होप component of ecosystem and different types of ecosystem is clear to you। Moving on to the next, as we have seen component जो biotic factors होते हैं they are further divided into different types। जैसे कि जितने भी biotic components होते हैं वो further तीन types में divide होते हैं। पहला होता है हमारे पास producers, then हमारे पास होता है consumers, उसके बाद हमारे पास एक होते हैं decomposers। These are the three major types of biotic components। Producers, as the name suggests, वो कुछ produce करते हैं। अभी ये क्या produce करेंगे, they produce food। Consumers, they consume, ये किसको consume करेंगे, consumers will consume the producer for their food। Producer is directly making the food। अब ये food कहाँ से बना रहा है, it is making the food from the sunlight। we know that the source of the energy in our ecosystem is the sun, ultimate source। अभी ये जो producers हैं they will capture the sunlight, वो sunlight को capture करते हैं, they capture 1% of the sunlight and they make their own food। producers के अंदर आते हैं हमारे plants, green plants। तो ये food, ये जो sunlight है उसको capture करते हैं and they make food in the form of carbohydrate through a process called photosynthesis। ये क्या करते हैं, they capture the sunlight and they prepare their food। अब ये जो food है इस food को consume करते हैं हमारे consumers। अभी जो consumers हैं वो further 3 category में divide होते हैं। we have primary consumer, we have secondary consumer and then we have tertiary consumer। ये जो primary consumers होते हैं they directly depend on the producers for their food। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, तो डेफिनेटली अब ये जो कंज्यूमर्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स और हर्बीवोर्स। ठीक है, दीज आर हर्बीवोर्स, दे फीड ओनली ऑन दी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डायरेक्टली उन पे फीड करते हैं। अब ये जो हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनको खाएगा कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे विल फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इनका नेचर कैसा हो गया, दे आर कार्निवोरस और दे आर कार्निवोर्स, दे आर नॉट हर्बीवोर्स, दे आर कार्निवोर्स। देन वी हैव टर्शियरी ऑर्गेनिजम्स, और जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे शेर हो गया, वल्चर हो गए, दीज एनिमल्स दे विल फीड ऑन दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कार्निवोरस। दे कैन ऑल्सो बी ओमनीवोरस, जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं एंड दे कैन फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड होते हैं।
नाउ जो लास्ट सेट ऑफ एनिमल्स हैं दैट इज़ अवर डीकम्पोजर्स. नाउ डीकम्पोजर्स जो हैं बेसिकली दे आर दी बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है, बैक्टीरियाज एंड फंगस दैट स्टे इन दी इन्वायरमेंट. अभी जो बैक्टीरिया एंड फंगस है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इज फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड दे डीकम्पोज, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स मर गए या फिर कोई भी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स, दे डाई और दे एक्सक्रीट वेस्ट. अब इनका जो वेस्ट है उसको फर्दर हमें डिकम्पोज कैसे करना है, इनकी जो डेड बॉडी है उनको हमें फर्दर कैसे डिकम्पोज करना है, वहाँ पे रोल आता है डीकम्पोजर्स का. ये जो डीकम्पोजर्स हैं दे फीड ऑन टर्शरी कंज्यूमर, दे फीड ऑन द कैरकेज ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, इवन ऑन दी प्रोड्यूसर्स. ये इनके डेड बॉडी लेफ्ट ओवर पार्ट्स पे एक्ट करते हैं एंड वो उनकी बॉडी में जितने भी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको फर्दर सिंप्लीफाई करके डिकम्पोज करके सॉइल में वापस से भेज देते हैं. सो दैट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स. अभी यहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ़ फॉर से अ सेकेंडरी कंज्यूमर डाइज और अ टर्शरी कंज्यूमर डाइज और सारे के सारे डीकम्पोजर्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो बेसिक आंसर आपको यही लिखना है. पहला, जो ऑर्गेनिज्म उससे पहले है चेन में, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी गेटिंग अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऑल द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर डाइंग, सो डेफिनेटली प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड दीज टर्शरी कंज्यूमर्स विच आर फीडिंग ऑन दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे वोंट बी एबल टू फीड ऑन देम, और इनका जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. एंड हिंस जो हमारा ये जो साइकिल है इसमें क्या होगा, डिसरप्शन हो जाएगा. ये जो बैलेंस है, दिस बैलेंस विल बी इम्बैलेंस हो जाएगा. द बैलेंस विल नॉट बी देयर एनी मोर एंड इट विल बिकम इम्बैलेंस. वॉट विल हैपन इफ ऑल द डीकम्पोजर्स विल डाई. अभी मैंने आपको बताया था डीकम्पोजर्स जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं. तो इफ़ डीकम्पोजर्स आर नॉट देयर, जितना भी ये जो एक्सक्रीटा है या फिर जितना भी वेस्ट है वो डीकम्पोज नहीं हो पाएगा. इट विल रिमेन एज लाइक जैसा है वैसा ही इट विल रिमेन इन द इन्वायरमेंट एंड हेंस इट विल लीड टू मोर गार्बेज. गार्बेज ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से डिसीज़ेज़ अकर हो सकते हैं. डिसीज़ेज़ अकर हुए तो उसकी वजह से लोग मर सकते हैं एंड अगेन हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा. सो दिस क्वेश्चन इज़ जनरली आस्क्ड हियर, सो यू शुड नो दैट. तो ये तो आपने देख लिया, इसमें सब कुछ आपको इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है. आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डीकम्पोजर्स, इन सब के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज़ फूड चेन. अभी मैंने आपको दिखाया प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स उन पे कंज्यूम करते हैं और डीकम्पोजर्स इन सब की डेड बॉडी पे अपने सब्सटेंसेस को रिलीज़ करके इनको डीकम्पोज करते हैं. तो ये हम देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फॉर्मिंग अ चेन, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, सिंपल एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइट. दे डायरेक्टली फिक्स दी सनलाइट, एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है उसको फिक्स करते हैं. यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे कॉर्न है, यहाँ पे कोई श्रब है, तो ये सारे के सारे ग्रीन इन नेचर हैं. दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड दे फिक्स दी सनलाइट. अभी इनके ऊपर जो इनको खा रहे हैं ये आते हैं हमारे कंज्यूमर्स की कैटेगरी में. यू कैन सी हियर दीज आर कंज्यूमर्स. टू बी मोर स्पेसिफिक दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. जैसे कि डियर, यहाँ पे ये है, ये खा रहा है डायरेक्टली इसको तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है. यहाँ पे ये खा रहा है इसको डायरेक्टली तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है. तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है. देन इस वाली फर्स्ट वाली फूड चेन में आप देखो वी हैव टाइगर. टाइगर इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर हेयर. टाइगर क्या है, टाइगर इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है. इन द फर्स्ट चेन यू कैन सी हियर ओनली थ्री लेवल्स आर देयर. इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 2, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 3. बी वाले में देखो 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर. सी में 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर. ए में 1 2 3 ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर. ओके, तो आप यहाँ पे देखो एक चेन बन रही है. चेन इस वे में बन रही है कि ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं इनको डियर खा रहे हैं, डियर को टाइगर
खाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, फूड चेन बन रहा है एक, that this organism is feeding this organism is feeding on this organism. Similarly grassland trophic level का food chain देखो, ये grasses हैं, grasses को हमारे ग्रास ओपर्स खा रहे हैं, ग्रास ओपर्स को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को वल्चर्स खा लेंगे। देन ये एक्वाटिक फूड चेन है, एक्वाटिक प्लांट है, ये एक्वाटिक प्लांट को क्रैब्स या फिर स्कॉर्पियो खा रहे हैं, स्कॉर्पियो जो हैं उनको फिश खाएगी, फिश को क्रेन खाएगी। तो दिस इज़ एन एक्वाटिक फूड चेन। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉ एन एक्वाटिक फूड चेन, ड्रॉ अ डेजर्ट फूड चेन, ड्रॉ अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। आपको पता है कहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, यू हैव टू जस्ट फिगर आउट द प्रोड्यूसर्स कौन है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, वो आपको फिगर आउट करना और एक सिंपल सी चेन बनानी है। अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द एरोज। ये एरोज देखो ऐसे मत बनाना, ये गलत है। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग द एरोज। ये एरो उस तरफ पॉइंट होंगे जिस तरफ एनर्जी जा रही है। अभी फूड की जो एनर्जी है, प्लांट की जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस में जा रही है, डियर में जा रही है। डियर उसको खाएगा, एनर्जी डियर में जाएगी। डियर की जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी किस में जाएगी, टाइगर में जाएगी। ये जो कॉर्न है, कॉर्न की एनर्जी किस में जाएगी, ग्रास ओपर में जाएगी। ग्रास ओपर को खाएगा फ्रॉग, तो एनर्जी किस में जाएगी, फ्रॉग में। फ्रॉग को खाएंगे स्नेक, तो स्नेक में एनर्जी जाएगी। स्नेक को खाएगा वल्चर, तो वल्चर में एनर्जी जाएगी। तो ये जो एरो है इट शुड ऑलवेज बी पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। कहाँ पॉइंट होंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। आप एरोज़ गलत बनाओगे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो एरोज़ आपको सही से बनाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, मैंने आपको बताया है, वो फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को। सेकेंड एंड दी हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड, स्मॉल कार्निवोरस or the secondary consumers at the third, and large carnivorous or the tertiary consumers form the fourth trophic level. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। You can see here producers first trophic level, primary consumers second trophic level, secondary consumers third trophic level, and tertiary consumers they come under fourth trophic level. ये तीनों के तीनों consumers ही हैं, क्योंकि ये खाना नहीं बनाते हैं। सिर्फ ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं। अब हमें देखना है एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी विल सी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल। बिफोर हेडिंग टू दी एनर्जी ट्रांसफ़र लेट्स सी फूड वेब क्या होता है। फूड चेन हमने देखा जस्ट नाउ, चेन में एक सिंगल स्टेप में जा रहा होता है, बट रियलिटी में नेचर में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है यहाँ पे कि ये जो प्लांट है इसको सिर्फ डियर खाएगा। इस प्लांट को तो ये भी खा सकता है, राइट। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सी अभी नेचर में क्या है, अब नेचर में ये प्लांट है, अब इस प्लांट को डियर खाए ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसको तो ये भी खा सकता है, राइट। अब ये हो गया, ठीक है, इसको ग्रासहोपर ने भी खा लिया, डियर ने भी खा लिया। अब डियर को टाइगर ने खा लिया, अभी नॉट नेसेसरी डियर को टाइगर ही खाए, है ना, डियर को ये स्नेक भी खा सकता है, राइट। फिर फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग ने इसको खाया। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि फ्रॉग डायरेक्टली इसको खाए, इसको कोई बर्ड भी कंज्यूम कर सकती है। तो ये हम देख रहे हैं कि फूड चेन में देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिंगल चेन कि हाँ ऐसा ऐसा ही होगा। In the case of nature, in the case of ecosystem, everything is interconnected. All the food chains are interconnected as it is seen here. You can see here, grasses हैं, ये सारे producers हैं। अभी इन producers को ये सारे के सारे क्या हैं? These are first consumers और primary consumers. इनको ये goat भी खा सकती है, ये rabbit भी खा सकता है, mouse भी खा सकता है। These insects can also feed on them. Then उसके बाद ये जो छोटे छोटे हमारे मरीन इकोसिस्टम में जो क्रस्टेशियंस होते हैं दे कैन ऑल्सो फीड ऑन दीज
ऑर्गेनिजम्स, राइट. सिमिलरली उसके बाद ये आप जो देख रहे होगे, दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द ट्रॉफिक. अब यहाँ पे देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर माउस. माउस को ये वाला एनिमल भी खा सकता है, माउस को आउल भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, राइट. उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बर्ड है, बर्ड को ये भी खा सकता है. फिर उसके बाद बर्ड कैन बी ईटन बाय स्नेक ऑल्सो. देन स्नेक को वल्चर खा सकता है. देन उसके बाद फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है. फ्रॉग को हमारे ये जो सारे स्क्रीन्स होते हैं ये भी खा सकते हैं, राइट. सिमिलरली अब हमारा जो पिकॉक है, पिकॉक कैन डायरेक्टली फीड ऑन दीज ऑर्गेनिजम्स. पिकॉक कैन ईट this also. So one peacock is having multiple sources of food. So from these multiple sources the peacock is getting the energy. All the organisms they are not feeding on one sources. अब हम humans हैं, हम सिर्फ चिकन नहीं खाते हैं, हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप का फूड नहीं खाते हैं, हम डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के फूड खाते हैं टू कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट एम क्या है हम सबका? To get energy from the food that we eat. Okay, we prefer eating that kind of food जो हमको maximum energy दे. तो उसके लिए हमें इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र को समझना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले आप देखो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे प्रेजेंट होती है. ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी आर गेटिंग इन आवर एनवायरनमेंट इज़ फ्रॉम द सनलाइट. सनलाइट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब ये जो सनलाइट से एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय दी प्रोड्यूसर्स. 1% एनर्जी, कितना एनर्जी कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर्स? ओनली दी 1% ऑफ ऑल द एनर्जी दैट इज़ ऑल द लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स आर यूटिलाइज्ड एज कैप्चर्ड टू मेक द फूड बाय प्रोड्यूसर्स. अब फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने 1000 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली बाय मेकिंग दी कार्बोहाइड्रेट और मेकिंग दी फूड फ्रॉम दी सनलाइट. ठीक है, 1000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है. अभी प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे. अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास तो 1000 किलो जूल एनर्जी है. अब जब मैं खाना खा रही हूँ तो क्या खाना मैं किसी और एनिमल को ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी ना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ अपने बॉडी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. Same thing happens in the case of producers also. So out of this 1000 kilojoule energy, 90% of the energy is utilized. ये यूटिलाइज होती है. बची कितनी? सिर्फ 10% एनर्जी. तो ये जो 10% एनर्जी है, दिस 10% एनर्जी ऑफ 1000 किलो जूल इज ट्रांसफर टू दी हर्बीवोर एनिमल्स. एंड ये कितना हो जाता है? दिस विल बिकम 100 किलो जूल. सिर्फ 900 किलो जूल एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड. 900 में से बचा कितना? 100 किलो जूल एनर्जी, जो दैट इज़ 10% ऑफ दिस 10,000 किलो जूल जो जाता है हर्बीवोरस एनिमल्स में. अब देखो एनर्जी कम हो गई है, तो हर्बीवोरस एनिमल को सिर्फ एक प्रोड्यूसर खाने से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स खाएंगे. अब फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के अंदर 1000 किलो जूल एनर्जी है. अब इस 1000 किलो जूल एनर्जी में से भी 90% तो वो यूटिलाइज करेगा फॉर हिज ओन नीड. एंड बचा कितना? 10%. 10% एनर्जी जो बच गई वो क्या होगी? अगेन ट्रांसफ़र होगी टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे कार्निवोरस के पास अब कितनी एनर्जी बची? सिर्फ 10 किलो जूल. अब फिर से एनर्जी क्या होगी? 10% एनर्जी इज़ ओनली गेटिंग ट्रांसफर्ड, 90% एनर्जी हैज़ बीन यूटिलाइज. अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी क्या होगा? सिर्फ 10% एनर्जी ये ट्रांसफ़र करेगा और 90% एनर्जी खुद के लिए यूटिलाइज करेगा, है ना. अब इसके पास तो और भी कम एनर्जी है. जितना ज़्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है उतनी कम एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को मिल रही है, राइट. तो वो और ज़्यादा ह्यूमन एज एन और ज़्यादा एनिमल्स को कंज्यूम करेगा, राइट, टू गेट प्रॉपर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और उसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं. अब कार्निवोरस एनिमल्स के पास तो एनर्जी ही नहीं बची है, राइट. तो दिस इज़ हाउ एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड. जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, ओके. एंड जो आपके टॉप कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं दे आर हैविंग लीस्ट एनर्जी और मिनिमम एनर्जी उनके पास होती है बिकॉज ऑफ द 10% एनर्जी लॉ. एज or according to the 10% energy law, only the 10% of the energy is transferred to the
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल जो रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स रिक्वायरमेंट एंड फॉर इट्स नीड. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? सिर्फ 10%. अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, एक बार जो एनर्जी प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में चली गई वो एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में नहीं आ सकती है. नो एनर्जी कैन बी रिवर्टेड बैक. वापस से नहीं आ सकती, रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है. एक तो एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है? एक की डायरेक्शन में जाता है. देखो यहाँ पे दो चीज़ें जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. पहला इज़ दिस, दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल. एक बार एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में चली गई, वापस से प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल सकती है. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी हमेशा फ्लो होगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट हियर इज़ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड. वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल. एक बार एनर्जी जो नेक्स्ट लेवल में चली गई वो वापस नहीं आएगी, और हर लेवल में एनर्जी क्या हो रही है? इट इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड. बढ़ नहीं रही है, प्रोग्रेसिवली वो क्या हो रही है? कम हो रही है ड्यू टू दी 10% एनर्जी लॉ. सो दिस इज हाउ एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू दी अनदर इकोसिस्टम. अगर ये 3 मार्क में आता है तो आपको ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है 10% एनर्जी लॉ. दैट्स इट, यू विल गेट योर 3 मार्क्स. देन उसके बाद एक और जो चीज़ है, ये तो हमने एनर्जी का देखा कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में. अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी इज़ लाइक दिस वी हैव वेरियस केमिकल्स ऑल्सो, राइट, जो हमारे इकोसिस्टम में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रब दिस देन आई कैन एक्सप्लेन यू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स. अब कोई फार्मर है, वो पेस्टिसाइड्स डालता है, इंसेक्टिसाइड्स डालता है अपने फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म, राइट. अब ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ऑल दीज केमिकल्स दे आर गोइंग इनसाइड द सॉइल. या तो वो वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं या तो वो सॉइल को कंटामिनेट कर रहे हैं. एंड थ्रू दैट कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर दीज हार्मफुल केमिकल्स आर मूविंग इनटू द बॉडी ऑफ द प्रोड्यूसर्स. तो अभी इस प्रोड्यूसर के अंदर क्या है? इट इज़ हैविंग हार्मफुल केमिकल. फॉर एग्जाम्पल 10 ppm का पार्ट्स पर मिलियन अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल इज़ प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर. अब इस प्रोड्यूसर को हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे. अब हमें पता है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को खाएंगे. तो अब जब वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं तो क्या होगा? हर प्रोड्यूसर की बॉडी के अंदर 10 ppm हार्मफुल केमिकल्स हैं. सो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन, जिसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विल बी टेकिंग प्लेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर दे विल ईट द प्रोड्यूसर्स. नाउ दी हार्मफुल केमिकल, द लेवल ऑफ द हार्मफुल केमिकल विल इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल वो 100, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं रैंडम नंबर्स ले रही हूँ, वो इंक्रीज हो गया. नाउ दी कंसनट्रेशन हैज़ बिकम 100 पार्ट्स पर मिलियन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स. अब इन हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोर्स खाएंगे. कार्निवोर्स के अंदर भी एक्यूमुलेशन होगा इन हार्मफुल केमिकल्स का. नाउ मे बी देयर नंबर हैज़ इंक्रीज टू 1000 पार्ट्स पर मिलियन. अब इन कार्निवोरस को फॉर एग्जाम्पल टॉप कार्निवोरस या फिर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं, राइट. अब अगर मैं ऐसी किसी फ़िश को खा लूँ जिसके अंदर 1000 पार्ट्स पर मिलियन हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो डेफिनेटली जब वो मेरी बॉडी में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका भी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस बायो एक्यूमुलेशन एंड इट कैन बिकम 10,000 पार्ट्स पर मिलियन, राइट. एंड दैट हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इज़, मतलब मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. इट विल बी अ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर मी एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग और डेथ ऑफ दैट एनिमल. ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज, दे आर इंक्रीजिंग, देयर कंसनट्रेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज. सो इंक्रीज ऑफ द harmful chemicals in the body of the living organisms from one trophic level to the another trophic level is biomagnification. आपको याद रखना है
बहुत सारे बच्चे बायोमैग्निफिकेशन में एनर्जी के बारे में लिख के आ जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। बायोमैग्निफिकेशन इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी, उल्टा होता है। एनर्जी हर लेवल में डिक्रीज होती है, बायोमैग्निफिकेशन हर लेवल में इंक्रीज हो रहा है। तो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड. So I hope the concept of biomagnification is also clear to everyone. This is the first part of the chapter जहाँ से easy questions आते हैं. बहुत बार है ना ऐसे questions आते हैं, वो आपको एक chain बना के दे देंगे कि this is a chain, इतने इतने animals हैं. For example, एक animal में just for an example 100 किलो जूल है first trophic level में, second trophic level में 10,000 मे बी 100,000 किलो जूल एनर्जी है, तो नेक्स्ट लेवल में कितनी एनर्जी होगी? तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी 10,000 किलो जूल एनर्जी विल बी देयर इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, राइट। और वो आपको ऐसे ही बता देंगे कि रैंडमली कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में इतनी एनर्जी है, ठीक है। नाउ यू टेल मी इन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी होगी। सो लाइक दैट ऑल्सो दे कैन बी आस्क्ड। तो आपको इसमें से एक एक ज़ीरो हटा के बताना है कि सेकेंड लेवल में कितनी एनर्जी होगी। सो इन दिस मैनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी था कि देर इज़ 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, so how much energy will be present in the second trophic level? तो obviously 1 second, तो आपको यहाँ पे मिसिंग चेन बनाना है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का इतना है, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कितना होगा? 1000, एक एक ज़ीरो कम कर दो, एंड उसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कितना होगा? 100 किलो जूल, एंड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10 किलो जूल एनर्जी होगा। तो ऑब्वियसली सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कितना हो रहा है? 1000 किलो जूल एनर्जी हो रहा है। सो लाइक दिस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड विच यू शुड बी एबल टू आंसर इफ़ you know the basic concept. Now moving on to the last part of the chapter, which is again very easy. We know that ये जो environment है हमारा, it is very important to maintain it, and we human beings, we are very integral part of the environment, right? जो भी environment में changes होते हैं, they are majorly because of our activities of the human beings. Now in this part we will be dealing with the two मेजर थिंग्स environmental problems. बेसिकली पहला है ओजोन लेयर डिप्लीशन, दूसरा है गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट डिस्पोजल का इशू। इन दोनों इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ओजोन लेयर। बहुत बार बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। सो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो आपका ओजोन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ओजोन है, सी हमारी सराउंडिंग के आसपास वी हैव लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज़ वेरी ऑक्सीजन गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बट ये जो ओजोन है, इट इज़ अ हाईली डेडली पॉइजनस गैस, ठीक है। बट स्टिल दिस गैस इज प्रेजेंट एट दी हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ प्रेजेंट इन दी स्ट्राटोस्फेयर। इसका लोकेशन कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी स्ट्राटोस्फेयर, और यू कैन सिंपली राइट इट इज़ प्रेजेंट एट दी हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो ओजोन है, इसका यूज़ क्या होता है? नाउ दिस ओजोन प्रोटेक्ट्स और इट शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। सन से बहुत डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस आती हैं, उसमें से एक जो हार्मफुल टाइप की रेडिएशन आती है, दैट इज़ अवर यूवी रेडिएशन, विच इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज यूवी रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर्स, स्किन बर्न कर सकती है वो, ठीक है, एलर्जी कॉज कर सकती है आपके बॉडी में। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ diseases हैं which can be caused by the ultraviolet radiation. So these ultraviolet radiations are very harmful. तो ये जो हमारे ओजोन लेयर है, ये क्या करती है? ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी यूवी रेडिएशंस which are नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ये जो ओजोन लेयर है ये फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, हमारे पास O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब ये जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं, these O2 molecules they split into free oxygen atom. ठीक है, in the presence of UV radiations और higher energy radiations के presence में these oxygen molecules they split into O plus O. ये जो free atoms हैं they split into free atoms. Then these free atoms they further combine with the oxygen. ठीक है, जितने भी हमारे मॉलिकुलर ऑक्सीजन है, दीज फ्री एटम्स दे फर्दर दे कंबाइन विद द मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड दे गिव राइज टू O3 एंड दिस O3 इज़ नथिंग बट दी ओजोन लेयर. एंड ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी स्ट्राटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज़, अभी हम लोगों ने देखो क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है. गर्मी की वजह से हम AC, फ्रिज ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं. अभी जो AC और फ्रिजेस होते हैं दे यूज़ टू हैव अ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CFC. C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, देन C फॉर कार्बन. तो ये जो सिंथेटिक केमिकल है जिसका नाम है सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेशन में, AC में यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते हैं. तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं दे मूव अपवर्ड हायर इन दी एटमॉस्फेयर एंड दे रिएक्ट विद दीज O3 मॉलिक्यूल्स एंड इनका ब्रेक डाउन करते हैं. एंड इसकी वजह से क्या होता है, देयर हैज़ बीन अ होल दैट इज़ फॉर्म्ड इन दी स्ट्राटोस्फेयर. नाउ एज द होल हैज़ बीन फॉर्म, अभी ओजोन लेयर अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट द UV रेडिएशन वाला जो वर्क है, they will not be able to do their work, and because of that all the harmful radiation will enter into the atmosphere, and the people, humans, they can directly come in contact with that and it can lead to many skin cancer, allergies, all these things. So this has arisen because of the human activity, that is by the usage, high amount of usage of chlorofluorocarbon. तो इसके अगेंस्ट इसके लिए इसको मतलब for the prevention of ozone layer, in 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है UNEP बोलते हैं, इन्होंने सक्सेसफुली जितनी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनको इस अपना पार्ट बनाया है इस मिशन का, एंड दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट जितनी भी कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं रेफ्रिजरेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ACs, इन सबको CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स and ACs they have to manufacture. So and with this effect इन सारी चीज़ों का implication भी देखा गया है that now जो हमारा ओजोन लेयर है it is repairing slowly. Now the second problem that has arisen because of the human activity is the garbage that we produce. There are large number of humans, each human produce large amount of garbage. अब ये जो garbage है हम directly इसको throw कर देते हैं knowingly और unknowingly. Lots of material that we use, वो waste, उसका जो waste होता है that is thrown in the environment, and that environment is getting hampered and damaged because of this garbage that we are producing. अभी जो garbage हम produce करते हैं वो भी दो types के होते हैं. पहला है biodegradable, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब देखो हमारी बॉडी में भी हम वही खाना खाते हैं जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं. वी कांट ईट प्लास्टिक्स, ठीक है, हम मेटल नहीं खाते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो मेटल्स को, प्लास्टिक्स को डाइजेस्ट कर सके, राइट. वी ओनली प्रेफर, घास नहीं खाते हैं हम, वी ओनली ईट दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज जिनके एंजाइम्स हमारी बॉडी में है, एंड द एंजाइम्स, digestive enzymes can digest and degrade them. Same thing happens in the nature also. Nature also has certain enzymes in the form of decomposers, जो ये जो गार्बेज है उनको डिकम्पोज कर सकती है. तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. ओके, यू कैन सी हियर substances that can be broken down by biological process are said to be biodegradable substances. Then we have non-biodegradable substances. अभी जो non-biodegradable substances हैं, definitely हमारे पास कोई ऐसा organism नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई बैक्टीरिया, फंगस या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनको डिग्रेड कर सकता है,
राइट. नेचर में हमारे पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है. तो सच टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. यू कैन सी हियर substances that cannot broken down in this manner are said to be non-biodegradable substances. Okay, so it's very obvious. If we will throw large amount of non-biodegradable substances in the environment, ये decompose नहीं हो पाएंगे and they will remain in the environment. They will remain in environment for longer period of time, and this can also lead to accumulation of garbage, accumulation of waste in the environment. Okay, now there are various ways through which हम जितने भी ये जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन सेग्रीगेट द वेस्ट. जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अलग मेथड होता है सेपरेशन का. नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिफरेंट अलग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं थ्रू विच आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो. सिमिलरली जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल के बहुत सारे वेज हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं. तो वी कैन यूज़ दोज वेज टू डिस्पोज दी गार्बेज. देन उसके बाद एक तो हो गया सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर डंपिंग. दूसरा हो गया है बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स. जो आइटम्स डिस्पोजेबल हैं उनका यूज़ जो है वो हमें मिनिमाइज़ करना है. एंड वी हैव टू प्रमोट द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड आइटम्स. जितने भी आइटम्स हैं जो रिसाइकल्ड हो सकते हैं, जिनको आप बार बार यूज़ करते हो, तो इनके यूसेज को हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट. वी हैव टू यूज़ मोर सच आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड. जैसे आपके पेपर कप्स होते हैं, दे आर डिस्पोजेबल, दे आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज अगेन दे विल एक्यूमुलेट एंड दे विल क्रिएट वेस्ट. सो रादर देन यूजिंग पेपर कप्स वी कैन यूज़ कुल्हड़ कप्स, जिसको आप धो के या फिर नॉर्मल ग्लास कप्स हो गए, आप जिसको धो के बार बार रीयूज़ कर सकते हो. तो आवर ऑल्टरनेटिव शुड बी यूजिंग थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमें उसको रिसाइकल करना है. यू कैन नॉट थ्रो इट इन द गार्बेज डायरेक्टली. There are certain ways through which you should be able to recycle them and use it in multiple manners. So with this, ये जो chapter है ये ख़त्म हो गया है. These are the things that you have to learn in this chapter. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट आवर इकोसिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड. हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. गिव एनी टू मेथड्स. यू कैन राइट एनी टू मेथड्स. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू 3 डिफरेंट वेज. देन बहुत सिंपल एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं विच यू हैव टू सॉल्व. स्पेशली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. इन डिफरेंट फॉर्मेट दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. What is biomagnification? They have not directly asked biomagnification, but they have asked questions related to it. वो आपको एक केस स्टडी दे देंगे कि there is a chemical, for example DDT, and the concentration of the chemical is increasing at each trophic level. Name the phenomena associated with it. So you have to just write in a single word biomagnification. So ये वाला क्वेश्चन आया है. Why is the damage of the ozone layer is cause of concern? Like very very important question. हर पेपर में ऑलमोस्ट आप सीन दिस क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. तो स्टेप्स में आपको वो यूनेप वाला लिखना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. इन 1987 यूनेप ने जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको बोला है टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ CFC generating refrigerators and ACs. They should produce more of those fridges which are CFC free. तो आप ये सॉल्व कर लो. सिंपल है. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू एवरीवन.